students, welcome all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you the numerical solutions of lesson number जो भी है आपका इंटरफेरेंस होगा। तो इसमें का न्यूमेरिकल सन तो देखिए बहुत कम क्वेश्चन पे लिखा है। अगर केवल सन वाले करेंगे तो 5-6 ही मिलेंगे आपको। यहाँ पर जो दिया है 1 से लेकर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए, सन नहीं लिखा, 5 नंबर 2019 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो एक तो शुरू के क्वेश्चन हम बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम ए की दो तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं, दोनों के बीच कितना कालांतर हो कि परिणामी तरंग का आयाम। देखिए आयाम सेम है, दिया हुआ फ्रीक्वेंसी भी सेम, आयाम भी सेम। आयाम आपने A1 और A2 माना था डेरिवेशन में, तो A1 भी A है और A2 भी A है, आयाम सेम है। तो कहा है तरंगों के बीच कालांतर कितना होना चाहिए ताकि परिणामी तरंग का आयाम 2A प्राप्त हो। पहला आंसर है परिणामी तरंग का आयाम A बराबर कितना प्राप्त हो, 2A। तो फाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये है क्वेश्चन आपका। यहाँ A1 भी A है, A2 भी A है, समान आयाम है, और दिया परिणामी तरंग का आयाम R से रिप्रेजेंट करते हो 2A है, तो फाई कालांतर निकालना है। आप फार्मूला जानते हैं, R इक्वल टू क्या आया था, A1 स्क्वायर, यही आया था शायद, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, यही फार्मूला आया था ना। जब यहाँ से अंडर रूट हटा देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो आप इसका मान रख देंगे 2A का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos फाई। समझ पाए, A1 A2 दोनों का मान क्या है, A है, तो रख दिया। अब यहाँ से क्या होगा, ये 4A स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर A स्क्वायर, ये भी जोड़ दे इसमें, क्या ये नहीं जुड़ेगा, 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos फाइव। आगे 2A स्क्वायर इधर आकर के घट गया तो बचा 2A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर cos फाइव। 2A स्क्वायर से 2A स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया cos फाइव इक्वल टू 1। सो फाइव इक्वल टू कितने पर 1 होता है, 0 अंश। हाँ, 0 अंश। तो कालांतर पहले स्थिति में क्या है, 0 है। अब अगले क्वेश्चन आप कर पाओगे। दूसरे में क्या है, A1 A2 A ही दिया है, बस दिया है कि परिणामी कितना प्राप्त हो रहा है, परिणामी अंडर रूट 2, R बराबर दिया है अंडर रूट 2A, ये प्राप्त हो रहा है अंडर रूट 2A। और अगले में दिया है आपको A प्राप्त हो रहा है, फिर 0 प्राप्त हो रहा है। तो अंडर रूट 2A के लिए करोगे तो 5 बराबर कुछ निकलेगा, केवल क्या करना है आपको, R का मान यहाँ पर क्या लिखना है, अंडर रूट 2A। कर लोगे अगला, अंडर रूट 2A लिखना, फिर देखना कितना। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसकी जगह A लिखना है, यहाँ पर A लिखना है, तब कोई एंगल निकलेगा, नहीं निकले तो इनवर्स में निकलेगा। ठीक, उसके बाद कहा ये 0 है, यहाँ 0 रख देना, निकाल आएगा। तो तीनों क्वेश्चन इसी फार्मूले में आपको करना है, R का मान बदल बदल के रखते जाना है। हो जाएंगे कि नहीं तीनों। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि दो तरंगे हैं जिनके दोलन के आयाम 3 और 4 है। आयाम A1 इक्वल टू 3 मिलीमीटर और A2 इक्वल टू 4 मिलीमीटर। ये मीटर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, मिलीमीटर में ही आपका आयाम आंसर आ जाएगा। बस दिया है इसमें एक माध्यम में एक ही दिशा में चल रही हैं, उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए जहां पर कालांतर 0 है। नंबर 1, कालांतर फाई इक्वल टू 0, तब आपको R निकालना है, परिणामी आयाम। परिणामी आयाम फार्मूला जानते हैं, ये होता है A स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। A का मान 3 है, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 3 इंटू 4, और cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। कितना आ जाएगा, 16 ये हो गया, 9 ये 25 हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 24, cos 0 का मान 1 हो गया, तो ये आ गया 7। ठीक है, 7 मिलीमीटर में ही आंसर आएगा, 7 मिलीमीटर ये आयाम हो गया। अब अगले क्वेश्चन जिसमें है, इसमें क्या करना है, बस आपको कोड बदलते जाना है। यहाँ पर क्या लिख लेना है, पाई,
कॉस पाई जब लिखोगे तो कॉस 180 अंश हो जाएगा। ये सुन लिया करो जो मैं बता रहा हूँ, जिससे अगले क्वेश्चन में एक कॉस 180 अंश का मान क्या होता है -1 यहाँ पर आ जाएगा, आगे सॉल्व कर लोगे हो जाएगा। दूसरे में दिया हुआ π/3 है, तो यहाँ पर cos कितने π/3 में 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यहाँ पर 1/2 रख दोगे फिर ये निकाल लोगे, यही पूरा काम करना है। फिर π/2 90 डिग्री रखना है पर, जब 90 डिग्री आप रखेंगे तो cos 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल a1 a2 बचेगा, अर्थात 9 और 16 बचेगा, उसका 5 आंसर आ जाएगा। अपने आप अगले कर लेंगे, बस कोड बदलते जाइएगा, इसी में सब कुछ हो जाएगा। 3 नंबर वेरी इजी, समान आयाम a1 और a2 दोनों बराबर बराबर है, जिसका मान है a, और तलांतर दे रखा फाई बराबर 270 डिग्री। तो कहा है यहाँ पर परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा, आपको r निकालना है। तो फार्मूला डायरेक्ट लिखें, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 270 डिग्री की वैल्यू निकालो, r इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 270 डिग्री, ये जाएगा किसमें, इसको आप लिख सकते हो cos 180 प्लस 90, किसमें जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में cos माइनस का होता है, माइनस का cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, -0 या 0 हो गई, तो ये यहाँ पर क्या हो गया 0। तो r बराबर केवल बचा √2a स्क्वायर, तो r बराबर √2 और a आ जाएगा √ के बाहर, इतने मीटर मिलीमीटर जो भी दे रखा हो, ये केवल a कहा है, मीटर मिलीमीटर कुछ नहीं रखा है, तो ऐसे रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4, दो तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में है, ये दोनों तरंगे विकिरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। 4 नंबर देखो, आयाम अगर a1 a2 है तो a1:a2 ये दिया हुआ 4:3 ये इसमें दे रखा है, तो इनकी न्यूनतम पहले कौन सी, महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात, इसका मतलब हुआ a1/a2 बराबर 4/3, या ऐसे भी कर सकते हो a1 बराबर 4 के और a2 बराबर 3 के, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो I max अपान I मिनिमम, ये क्या होता है a1 प्लस a2 का होल ऑफ स्क्वायर अपान a1 माइनस a2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब दो तरीके हैं, अगर आपने ऐसे माना है तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, a1 की जगह 4 के, a2 की जगह 3 के होल ऑफ स्क्वायर अपान a1 की जगह 4 के 3 के, आपको यही अच्छा भी लगेगा। ऊपर जो है 3 के स्क्वायर कॉमन आ गया, के कॉमन लिया तो बाहर क्या आएगा के स्क्वायर, बचा आपका 4 और 3 7 बचा, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर के कॉमन आ गया तो के स्क्वायर हो गया, 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पर बचा 1, के स्क्वायर कैंसिल हो गया, रेशियो आ गया 49/1, ये हो गया I max एंड I min। ऐसे भी कर सकते हो 4/3 रख सकते थे, अगर यहाँ से a2 कॉमन लेते हैं तो थोड़ा सा कठिन लगता है आपको, a2 कॉमन ले लो ऊपर नीचे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, समान आवृत्ति की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, तीव्रताओं का अनुपात अर्थात I1 अनुपात I2 इक्वल टू 1:9, 1/9 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हैं तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। अब फार्मूला पता होना चाहिए, I max I min मिनिमम इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का होल ऑफ स्क्वायर अपान √I1 माइनस √I2 होल ऑफ स्क्वायर। अब कई तरीके से कर सकते हो, चाहे I1 बराबर 1 के मान लो, I2 बराबर के मान के कर लो, या हम ये भी कर सकते हैं यहाँ से √I1 का I2 का मान लिया, जब √I2 का मान लेंगे तो √ का मान लेंगे, स्क्वायर होकर बाहर आएगा, अर्थात क्या आएगा I2, तो यहाँ पर बच जाएगा I1/I2।
यहाँ पर है नहीं ना, तो जब कॉमन लेंगे तो इसके अपान में आ जाएगा, या कह दो कि अंडर I2 से भाग कर दिया पूरे को, तो यहाँ पर क्या बताया +1 अपान होल हाफ स्क्वायर। यहाँ नीचे से भी हमने I2 कॉमन ले लिया तो बचा √I1 अपान I2 -1 होल हाफ स्क्वायर। ये I2 कैंसिल हो गया। अब जहाँ I1 अपान I2 है वहां 1/9 रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1/9 +1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/9 -1 होल हाफ स्क्वायर। 1/9 यहाँ बचेगा 1/3 +1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3 -1 होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4/3 होल हाफ स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 2/3 का होल हाफ स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए 16/9 इंटू 9/4 9/4, ये 9 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4:1। ये हो गया I मैक्स और I मिन का रेशियो। I मैक्सिमम अधिकतम और मिनिमम का मतलब यहाँ पर न्यूनतम, 4:1 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, और चाहे I1 की जगह लिखते K और I2 की जगह लिखते 9K, तब भी हल हो जाएगा। ना हो या आप ऐसे सेकेंड मेथड कर सकते हो। सेकेंड मेथड आपका हो गया, दूसरा मेथड हो गया, लेकिन यहाँ पर मानना पड़ेगा I1 = K एंड I2 = 9K, इस प्रकार से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से, अब आपका दिमाग उस फिगर पे जाना चाहिए जो कि हमने यंग के प्रयोग में डेरिवेशन कराया है। लिखा है यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त तथा तीसरी अदीप्त फ्रिंज पर पहुंचने वाली प्रकाश किरणों में कितना कलांतर व कितना पथांतर होगा। देखिए तीसरी दीप्त की बात कही है, फर्स्ट तीसरी दीप्त, और सेकेंड में क्या कहा है, तीसरी अदीप्त। तीसरी अदीप्त कहा है। तीसरी दीप्त और तीसरी अदीप्त फ्रिंज पर पहुंचने वाले प्रकाश तरंगों के लिए कलांतर व कितना पथांतर होगा। लैम्डा बराबर दे रखा है 600, लैम्डा बराबर दिया है 600 एंगस्ट्रॉम, 6000 दोनों के, लैम्डा = 6000 एंगस्ट्रॉम। अब ये बताइए तीसरी दीप्त के लिए कलांतर क्या होता था। तीसरी दीप्त के लिए कलांतर, देखिए दीप्त कहाँ पर फ्रिंज बनती थी, संपोषी वितरण जहां होता था, और संपोषी में जो कलांतर होते थे वो सब क्या हो जाते थे, समगुणक, 0, 2π, 3π, नहीं 4π, 6π। ये तो तीसरी दीप्त किसको कहोगे, ये तो केंद्रीय हो गई, पहली दूसरी तीसरी। तीसरी दीप्त का कलांतर क्या होगा, 6π। समझ पाए कि नहीं। वहां पर कलांतर मैंने लिखाया है कि दीप्त फ्रिंज के 0 से शुरू होता है और पाई के समगुणज होते हैं, तो ये पहली नहीं है, पहली तो 2π से शुरू होगी, ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होगा, इसको हटा दिया। पहली दूसरी और ये कौन सी है, तीसरी दीप्त फ्रिंज है। तो लिख लोगे यहाँ पर, सभी लिखवा करके क्या करें, लिख कर हम टिक किए दे रहे हैं, ठीक, जिससे तुमको ये भी पता चले कैसे कर रहे। एक ये पहली है, ये दूसरी है, और ये तीसरी दीप्त फ्रिंज है, 6π। ये वाला आपका आंसर होगा कलांतर। अच्छा कलांतर ये आ गया, पथांतर भी निकालना है क्या साथ में, कलांतर व कितना पथांतर होगा। पथांतर निकालिए तीसरी के लिए, तीसरी दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर। तीसरी के लिए पथांतर क्या आया था, देखो 0 होगा, क्या है 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। तो यहां से पहली दूसरी तीसरी ये हुआ ना, तो 4 × 6000। पथांतर भी
ये दीप्त का हो गया, मुख्य दीप्त वाली का, ये पहली दूसरी तीसरी का पथांतर ये हुआ। ठीक, तो ये आ जाएगा 24,000 एंगस्ट्रॉम। नहीं, पथांतर जो होगा वो एंगस्ट्रॉम में नहीं होगा। पथांतर का जो मान होगा यहाँ पर अच्छा वो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है 18,000, तो फिर कुछ गलत बता रहे हो। 1 से शुरू होगा पाई, 0 पाई। यहाँ फिर से देख लीजिए, पथांतर गलत हो गया आपका। पथांतर है 0 कितना है लैम्डा, बोलो 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इस प्रकार से 3 लैम्डा 4 लैम्डा। पथांतर जब ये रखोगे, कलांतर ये रखोगे, पथांतर ये मिलेगा तो कोई आप, तो ये है आपका तीसरा पथांतर है। तो तीसरा पथांतर हो जाएगा 3 इंटू लैम्डा का मान है 6,000, ये इतने एंगस्ट्रॉम। अब अदीप्त के लिए देखिए, ये पहला पार्ट हो गया। अदीप्त कौन सी? तीसरी अदीप्त, थर्ड यहां हमने लिख दिया है। थर्ड अदीप्त फ्रिंज के लिए, अरे यहाँ पर क्या होता है, कलांतर जो होता है विषम गुणज होता है। कलांतर बराबर यहाँ से शुरू होता है शायद पाई से, है ना, 3 पाई 5 पाई 7 पाई। तो यहाँ पर तीसरा कौन सा हो जाएगा? 0 पर तो अदीप्त तो होती नहीं है, ये 1 है 2 है, ये 3, ये हो गया। ठीक, हम सब लिखकर केवल टिक कर रहे हैं आंसर पर कि तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए कलांतर क्या होगा? 5 पाई होगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, पथांतर क्या होता है अदीप्त फ्रिंज के लिए? हम यहाँ लिख रहे हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए कलांतर, फिर उस पर आंसर पे हम टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, और अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर बोलो कितना होता है? लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2। तो ये आपका जो है ये हो गया है तीसरा कलांतर, तीसरी अदीप्त का पथांतर। ये तीसरी अदीप्त का पथांतर है। तो यहां से अब लिख लीजिएगा तीसरी अदीप्त का पथांतर, तीसरी अदीप्त फ्रिंज का पथांतर बराबर हो जाएगा 5/2 और लैम्डा का मान है 6,000। 2 से डिवाइड करोगे ये बचेगा 3,000, तो कितना हो जाएगा 15,000 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया। यहाँ पर भी लिख लेना तीसरी के लिए ये है, नोट कर लो जो नोट करना है। तीसरी दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर ये क्वेश्चन नंबर 7 हम बता दें, फिर 8-10 क्वेश्चन तुमको करके लाना है। 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित 2 पतली समांतर स्प्लिटों, ये है स्प्लिटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर। इसको किस अच्छा से लिखते हैं? स्मॉल डी। 2 मिलीमीटर, ये अक्सर मिलीमीटर में ही दिया होगा और इसको मीटर में तुमको कन्वर्ट करेगा। -3 मीटर स्प्लिटों के बीच की दूरी, जिसको S1 S2 के बीच की दूरी आप कहते थे। दूरी पर स्प्लिटों पर 6,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है। सब कुछ दिया रहेगा इसमें, आपको देखना बहुत इजी होंगे। कितने एंगस्ट्रॉम? अभी एंगस्ट्रॉम में भी नहीं चलेगा, मीटर में रखना पड़ेगा। तो 6 × 10⁻⁷ पावर आएगी, -10 करते हैं, 3 0 हटा दिया मैंने, ये मीटर में हो जाएगा। क्या कन्वर्जन हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा। एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है स्लिटों से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दा रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, सब कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। इसको मीटर में करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 0.3, 100 से भाग कर दिया 0.3 मीटर हो गया। पर्दे की दूरी पर फ्रिंजों को देखा जाता है। फ्रिंज चौड़ाई की गणना कीजिए। अब क्या रह गया? W = बताइए लैम्डा D/, यही होता है ना फ्रिंज की चौड़ाई। स्मॉल डी ऊपर होता है, कैपिटल डी ऊपर होता है। अच्छा कैपिटल डी ऊपर होता है, चलो खैर तुम लोग हो तो सही हो जाता है। लैम्डा का मान 6 × 10⁻⁷, कैपिटल डी 0.3 एंड स्मॉल डी 2 × 10⁻⁻3। अब क्या बताना रह गया? 2 से ये कटा 3, 3 से 3 को गुणा किया 0.9
और ये पावर ऊपर जाके इसमें प्लस हो जाएगी माइनस की 3। अगर 9 लिखोगे एक अंक इधर बढ़ाओगे -4 यहाँ पहले से ही है और एक अंक इधर बढ़ाया तो माइनस का 5। ये आंसर किस में आया है? मीटर में। अगर मिलीमीटर में करोगे तो 1000 से इसको गुणा करोगे तो 10 की पावर बचेगी 2 मिलीमीटर। अब जिसमें आंसर आ रहा हो लास्ट में आंसर में करना क्या है कि सबको पहले मीटर में कर लो तो इससे आंसर मीटर में आ जाए। फ्रिंज की चौड़ाई इतनी बड़ी नहीं होती इसलिए मिलीमीटर में ही नापना ज्यादा सही है। तो छठे का आंसर मिलीमीटर में यही आ रहा है। ऐसे लिखो या दशमलव इधर 2 अंक बाद 0.009 मिलीमीटर। आंसर मिलीमीटर में ही आएगा क्योंकि फ्रिंज की चौड़ाई बहुत कम होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। यंग के स्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 10⁻³ मीटर है। चलो कन्वर्ट करना नहीं पड़ा। 10⁻³ मीटर ये स्लिटों के बीच की दूरी दी हुई है। स्लिटों तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर है, इसको भी कन्वर्ट नहीं करना। 3 मीटर स्लिट और पर्दों के बीच की दूरी 3 मीटर दी हुई है। फ्रिंज चौड़ाई W 2.1 × 10⁻³ मीटर। W दे रखा है, कितना दे रखा है? 2.1 -10⁻³ ये भी मीटर में दी है। ठीक, सब कुछ मीटर में दिया हुआ है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अब लैम्डा = क्वेश्चन मार्क। तो हो गया सबका, ये समझ लीजिए कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। जब लैम्डा निकालोगे तो W स्मॉल d ऊपर कैपिटल D नीचे, सभी मान रखकर कैलकुलेशन कर लेना है। तीन 7 0.7 हो गया और ये पावर जोड़ोगे -6 7 × 10⁻⁷ मीटर। ये 7000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। देखो यहाँ पर कोई भी नंबर लिखिए उसके बाद 10⁻⁷ लिखा हुआ है मीटर में तरंगदैर्घ्य, तो यहाँ पर 3 0 बढ़ा लो, 10⁻⁷ हटा दो। हम एक्चुअली में करते क्या है 10⁻10 से इसको गुणा करते हैं। तो 10⁻10 से जब गुणा करेंगे 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो उससे जब गुणा करते हैं तो 7 पावर यहाँ पर कट जाती है, 3 बच जाती है, तो 3 0 बढ़ा लेते हैं, 7 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। 10 नंबर क्वेश्चन है यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 mm है। इसमें क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है एग्जाम में। देखिए अभी 0.4 मिलीमीटर है, डायरेक्ट लिख रहे हैं 10⁻³ मीटर। ये -3 मीटर हो गई। उपयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। लैम्डा = 6000 एंगस्ट्रॉम। मीटर में बदलेंगे तो 6 × 10⁻⁷ आ जाएगी। होती तो -10 है, -7 क्यों आई है? ये 3 0 भी हटा दिए हैं साथ। ठीक, इतने 2 मीटर दूरी पर रखे पर्दे। अगर हमसे सन वाले क्वेश्चन पूछोगे ना तो कहोगे कितना इजी बता दे रहे हैं और डिफिकल्ट सब पड़े हुए हैं। पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना है। पहले 5वीं अदीप्त ज्ञात करना है। 5वीं अदीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी x5 बराबर, आपका फार्मूला क्या होता है? xm = m-1/2 और स्मॉल d अपन कैपिटल D नहीं कैपिटल D अपन स्मॉल d। तो यहाँ पर m के जरिए हम क्या लिखेंगे? 5 -1/2 लैम्डा कैपिटल D अपन स्मॉल d। ये कितना बचेगा? 9/2। लैम्डा का मान है 6 × 10⁻⁷ और कैपिटल D की वैल्यू है 2, स्मॉल d की वैल्यू है 0.4 × 10⁻⁻3। 2 से 2 कट गया ये, और इसको भी काटना है तो 0.2 बचेगा और ये 3 हो जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? 27, नीचे बचा 0.2 × 10⁻³ ऊपर जाएगी तो -4। डेसिमल हटाइए, यहाँ हो गया 270/2 10⁻⁴ ये
135 इंटू 10⁻⁴। डेसिमल इधर खिसका लीजिए, डेसिमल यहाँ पर है 2 अंक, 1.25 लिखेंगे तो 10 की पावर बच रही है -2 क्या मीटर। मिलीमीटर में अगर लिखना है तो डेसिमल और इधर खिसकाओ, 0.135 लिखो तो पावर बचेगी 10 की पावर, नहीं पावर खिसकाने की क्या जरूरत, डेसिमल यही रखने दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, तो किसमें आ जाएगा, मिलीमीटर में, तो 13.5 आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पर 10 बच रहा है ना, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13.5 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। इजी होते हैं ये क्वेश्चन, जिसमें सन लिखा होता है ये सब इजी होते हैं। 11 नंबर देख लीजिए, सन वाले बता के भाग रहे हैं बस। यंग के दिग रेखा क्षेत्र प्रयोग में स्लिट 0.2 मिलीमीटर पर है, स्मॉल डी स्लिटों के बीच की दूरी होती है वही S1/2 मिलीमीटर है, 10⁻³ मीटर हो जाएगी। ये है पर्दा 2 मीटर की दूरी पर रखा है, प्रकाश जो है 6000 एंगस्ट्रॉम का, सब कुछ वही दिया है। कैपिटल D = 2 मीटर, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है 6000 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁷ मीटर। ये क्या क्या निकालना है, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, ये थ्योरी यहाँ पर लिख लेना, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो दीप्त के लिए क्या होता है, m लैम्डा कैपिटल D/, स्मॉल d, तो दूसरी निकालना था, क्या रख दिया 2, रख के कैलकुलेशन कर लोगे। अगला दिया हुआ है केंद्रीय दीप्त से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, यहाँ पर लिख लोगे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। अदीप्त के लिए फार्मूला होता है m-1/2 लैम्डा कैपिटल D/ स्मॉल d, तो यहाँ पर 2 लिखा है तो m की जगह भी 2 हो जाएगा। इसको हल कर लोगे, लैम्डा D/ स्मॉल d, सारी वैल्यूज आपको पता है, कैलकुलेशन कर लेंगे सब लोग। हाँ ये इजी है और इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सन देखो लिखे हैं मतलब भर के। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बीच में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देखिए करके। यंग के द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर, स्मॉल d 0.2 मिलीमीटर, 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, 10⁻³ से मल्टीप्लाई मीटर में हो जाएगी। अनुव्यक्त प्रकाश पर्दा रखा हुआ है 1.6, पर्दे की दूरी है 1.6 मीटर। अब यहाँ लैम्डा नहीं दिया, लैम्डा आपको निकालना है, लैम्डा = क्वेश्चन मार्क, तरंग दैर्घ्य आपको ज्ञात करना है। लिखा हुआ है कि लिखा गया है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8 है। ये हो गई केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और यहाँ पर है चौथी अदीप्त फ्रिंज, इसके बीच की दूरी आपको निकालना है। तो डायरेक्ट ये हम ना कहें, जब केंद्रीय से ही कहा है तो इसका मतलब केंद्र से चौथी अदीप्त की दूरी निकालने वही तो होगी। कहा है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त के बीच की दूरी निकालो, तो केंद्र से ही तो हम हर एक दूरी निकालते हैं, तो हम चौथी अदीप्त की दूरी निकाल लें, वही 18 के बराबर हो जाएगी, 1.8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त, हाँ केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी बराबर है 1.8 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है 1.8, इसको हमको मीटर में अगली लाइन में हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या निकलेगा, अदीप्त का m-1/2 लैम्डा कैपिटल D/ स्मॉल d बराबर, इसको हम मीटर में यहाँ पर कन्वर्ट किए दे रहे हैं, -2 कर दिया। अब ये किसमें हो गया, मीटर में। यहाँ पर हम चौथी अदीप्त की बात कर रहे हैं तो 4 रख देंगे, यहाँ लिखा केंद्रीय दीप्त से चौथी अदीप्त लेफ्ट साइड में, वही मैंने फार्मूला रख दिया, तो कितना आ जाएगा 7/2 लैम्डा कैपिटल D/ स्मॉल d 1.8 इंटू 10⁻²। हमको निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा को यहाँ रखिए, शेष वहां ले जाइए, 2 और d ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 का और स्मॉल d का 7 आएगा और यहाँ पर कैपिटल D आएगा, बस 7 से कुछ भाग तो होना ही रहा, ये हो रहा 36 हो गया, 36 क्यों करें भी कट जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻²,
2 और अच्छा स्मॉल डी 2.2 है 10⁻³ और कैपिटल डी का मान है 1.6। तो क्या कटेगा, दशमलव हटेगा 1.6 का और ये हट गया, 2 से काट दिया, ये 8 हो गया, फिर 2 से काट दिया, यहाँ बचा 0.1, ये 4 हो गया, 2 से और काट दिया, ये दशमलव हट चुका है, 9 बचा। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा 9 और 0.1 बचा हुआ है, तो इसको 0.9 लिख लें और नीचे कितना बचा है 14 और पावर ऊपर -2 -3 -5, केवल -5। इसमें दशमलव उधर बढ़ा लीजिए, 2 अंक 90 कर लीजिए, तो पावर हो जाएगी यहाँ पर -7। क्या समझता है हमने क्या किया, दशमलव उधर 2 अंक बढ़ाया इसलिए 90 हो गया, नहीं तो 9 ही होता अगर 1 अंक बढ़ाते भाग करने के लिए। 14 पंचे 70, जब 2 से और काट दो कितना हो जाएगा 45/7 हो जाएगा, 10⁻7 भाग कर लो, 7 3 4 से 7 6 42 हो जाएगा, हासिल हुआ 2 3 और 7 4 28। देख लीजिए इसी के अबाउट में आंसर आ जाएगा इतने एंगस्ट्रॉम। अब इतने एंगस्ट्रॉम आ रहा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर 10 से गुणा करोगे, अभी और आगे भाग करोगे, अभी और आगे भाग पर 2 8 बहुत कुछ आ रहा है, 4 आया है, भाग होता ही चला जा रहा है आगे देखो, अभी आएगा 2 8 2 8 6 ये सब, और 10 की पावर तो मैंने 7 ही बनी रहेगी ना, भाग करो भाग होता ही चला जा रहा है। अब अगर आपको एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो 10 की पावर 7 हटाओगे और 0.3 अंक इधर बढ़ाओगे और यह 10 की पावर 10 से गुणा करो, तो ये आ जाएगा 6428.6। ये सब डायरेक्ट याद कर लो कि ये मीटर में इधर दिया हुआ है, 10 की पावर -7 हटा दे, 3 अंक दशमलव इधर बढ़ा ले, बस ये एंगस्ट्रॉम में आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ये भी ना, हाँ देख लो थोड़ा, इसी को हम एक क्वेश्चन को बता रहे हैं, ऐसे सब कर लेना। फिर 16 नंबर में d स्मॉल d इक्वल टू 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर मीन्स 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, और दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य लैम्डा 6.5 × 10⁻⁷ मीटर। कैपिटल डी कितना है, कैपिटल डी दिया हुआ है, कहाँ लिखा 1 मीटर, हाँ 1 मीटर। आपको ज्ञात करना है 5वीं अदीप्त और तीसरी दीप्त के फ्रिंज की दूरी। तो यहाँ पर लैंग्वेज लिख करके आप करेंगे केंद्र से या केंद्रीय दीप्त से कहे तो सबसे अच्छी बात है, केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी बराबर 5वीं दीप्त है कि अदीप्त है, तुम लोग बोलते भी नहीं हो, कुछ भी लिखते हैं अदीप्त। तो 5वीं दीप्त हो जाएगा 5 - 1/2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। 5वीं कौन सी है, केंद्रीय तीसरी अदीप्त से, ये डार्क वाली है ये लाइट वाली है, 5वीं दीप्त फ्रिंज। तुम लोगों पर कोई भरोसा नहीं, क्या बोल दोगे। 5वीं दीप्त फ्रिंज, चलो ये निकल गई। फिर केंद्रीय दीप्त से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी तो हो जाएगा 3 - 1/2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। दोनों कलेक्ट करना, फिर लिख देना इससे और इसका अंतर, ये है क्या x5 और ये क्या है x3 हो गया। आपको दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो x5 बड़ी है, x5 - x3 कर देना, यही हो जाएगा दोनों फ्रिंजों के बीच की दूरी, दोनों फ्रिंजों के बीच की दूरी। ये दोनों फ्रिंजों को हम लिख दिया, तुम ये लिख देना 5वीं दीप्त से तीसरी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, बस कर लेना।